हम अपने फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं। पहला चैप्टर दिया हुआ है आपका, चैप्टर बुक में देखे होगे तो लिखा हुआ रहेगा वास्तविक संख्या। लिखा हुआ रहेगा क्या आपको? वास्तविक संख्या। ठीक। हम इसको इंग्लिश होता है रियल नंबर, ठीक ना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ रहेगा आपको? रियल नंबर, ठीक ना। तो एक एग्जाम में हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड की बात करते हैं, अभी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक, अभी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ना। 100 मार्क्स का एग्जाम में आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। 50 मार्क्स का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। और 50 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव। 50 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव। ठीक। अब यहाँ पे समझिए, पहले 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपके पास 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक। यहाँ भी आपको डबल ऑप्शन मिलता है। यहाँ भी 100 मार्क्स का थियोरिटिकली जो एग्जाम होगा लिटरेचर, लिखित परीक्षा जो होगा 100 मार्क्स का होगा। अब 100 मार्क्स में से आपको 50 नंबर का बनाना है। अगर इतना कर लेते हैं आप तो आपका 100% क्वेश्चन, जो आपका 100% मार्क्स है वो आपका आ जाएगा। समझे? इसमें आगे फर्स्ट चैप्टर, इसमें पहला चैप्टर दिया हुआ है आपका वास्तविक संख्या। ठीक। पहला चैप्टर दिया हुआ है आपका वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं इसको? रियल नंबर कहते हैं। ठीक। इसको आगे समझते हैं। पहले समझने से पहले सबसे पहले चीज समझना है आपको, आखिर संख्या क्या है। वास्तविक संख्या तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा आपको? संख्या आएगा। संख्या समझेंगे तो ना वास्तविक संख्या समझेंगे। ठीक। ठीक ना। पहले क्या देखिएगा आप? संख्या समझिएगा। देखिए बेसिक में दिया हुआ है नंबर सिस्टम लिखे। क्या लिखे हैं? नंबर सिस्टम। ठीक। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति गणित का एक इंपॉर्टेंट भाग है। जैसे आपका बीज गणित पढ़ना है, आपका त्रिकोणमिति पढ़ना है, ज्यामिति का भाग होता है मेन ब्रांच मैथ का, उसमें एक संख्या पद्धति भी आपका ऐड होता है। एग्जाम में वेटेज इस चैप्टर से आपको 20 मार्क्स का रहेगा, अभी का जो पैटर्न है उस अकॉर्डिंग। ठीक ना। क्योंकि अभी एग्जाम होगा 200 नंबर का, और 200 नंबर में 100 नंबर सोल्व करना रहेगा। ठीक। तो उस अकॉर्डिंग इस चैप्टर से 20 नंबर का एग्जाम में आपको देगा। ठीक। सबसे पहले समझिए कि आखिर संख्या पद्धति किस भाग को कहते हैं। आप लोग अलजेब्रा में पढ़े थे, बीज गणित में, तो वहां पे चर राशि अचर राशि ये सब पढ़ने के लिए मिला था ना। तो आखिर संख्या पद्धति किसको कहते हैं? लिखा हुआ है कि संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या को लिखने और उसके नामकरण के सुव्यवस्थित अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्या पद्धति गणित का वह शाखा है जिसमें संख्याओं का नामकरण एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक ना। ठीक। अब देख उसके आगे लिखा हुआ है इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक मतलब सिंबल, सब इसके लिए अलग अलग सिंबल दिया हुआ है। अब हम लोग संख्या पद्धति की बात करते हैं तो समय के अनुसार संख्या पद्धति में बदलाव होते गया। अभी जो हम लोग संख्या पद्धति, जिस संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं दशमलव संख्या पद्धति उसको कहा जाता है। अभी जो संख्या पद्धति हम लोग यूज में ला रहे हैं उसको दशमलव संख्या पद्धति कहा जाता है। उसके पहले भी बहुत सा संख्या पद्धति आया और चला गया। अभी दशमलव संख्या पद्धति, उसके बाद द्विआधारी संख्या पद्धति आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक। उसके बाद अष्टाधारी पद्धति के नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे? नहीं नहीं ना। दो फेमस है आपका, है ना, एक दशमलव संख्या पद्धति और एक द्विआधारी संख्या पद्धति फेमस है। ठीक। अष्टाधारी संख्या पद्धति और षोडशाधारी संख्या पद्धति उतना प्रचलित नहीं है। ठीक ना। उसके पहले समझिए कि आखिर संख्या किसको कहते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने भाई बहन हैं, आपसे पूछा जाए कि आप कितने भाई बहन हैं, तो आप क्या बोलिएगा? 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं। ठीक। आप मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, आपसे पूछा जाता है कि कितना केजी सब्जी लेना है, तो वहां आप क्या जवाब देते हैं? 2 केजी, 5 केजी, इस टाइप से। ठीक ना। तो वही क्या कहलाएगा आपका? वो संख्या क्या कहलाता है? आपका संख्या कहलाता है। लिखा हुआ है वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। मापने, गिनने और नामकरण के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संख्या। संख्या से माप सकते हैं, गिन सकते हैं, उससे नामकरण कर सकते हैं। ठीक ना। नामकरण मतलब समझ में आता है? रोल, अब क्लास में पढ़ने जाते हैं आपको रोल नंबर मिल जाता है, रोल नंबर 13, तो आपका नाम पड़ गया 13 नंबर का लड़का। ठीक। तो संख्या से नामकरण हुआ आपका, हुआ कि नहीं? ठीक।
ये आपका सीट ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर सीट नंबर मिल जाता है, तो वहाँ भी आपका नामकरण हुआ कि फलाना सीट आपका रिजर्वेशन हुआ, जो सीट नंबर इतना वो आपका है, तो भी आपका नामकरण हुआ एक तरह से, हुआ कि नहीं नामकरण। ठीक, तो संख्या से नामकरण भी किया जा सकता है। उसके बाद अंक पढ़ना, उसके बाद क्या पढ़ना है, अंक। आखिर अंक किसको कहते हैं, तो किसी भी पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है, दशमलव संख्या पद्धति हो, द्विआधारी संख्या पद्धति हो, अष्टाधारी संख्या पद्धति हो, षोडशाधारी संख्या पद्धति हो, जिसमें जिस पद्धति में जिसका उपयोग करके संख्या बनाया जाता है वह उस पद्धति के लिए अंक बन जाता है। उस पद्धति का क्या कहलाता है, वह अंक कहलाता है। देखिए लिखा हुआ भी है कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेत, किसी भी संख्या पद्धति दशमलव संख्या पद्धति की बात कर रहा है, इसमें दशमलव संख्या पद्धति में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दशमलव संख्या पद्धति की बात कर रहा है। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करके 10 लिखा है ना कि 10 संकेतों को अंक कहते हैं। इस 10 संकेत को क्या कहते हैं, अंक। और यही 10 अंक का प्रयोग करके संख्या बनाया जाता है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, चलिए अब जो हम लोग पद्धति लिखे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है दशमलव संख्या पद्धति। अभी हमने बताए कि दशमलव संख्या पद्धति जो हम लोग प्रचलित पद्धति है, जिसमें 10 आधार कितना 10, इसमें यूज किसको किया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। तो टोटल क्या गो अंक है, कुल कितना अंक, 10 अंक। ठीक, तो दशमलव संख्या पद्धति में कितना अंक, अभी आपसे पूछेगा दशमलव संख्या पद्धति में आधार कितना, तो 10 आधार। आधार कितना, 10 आधार। आधार क्यों ना अंक कहेंगे। ठीक, बात समझ में आया। तो 10 अंक का प्रयोग करके दशमलव संख्या पद्धति में कोई भी संख्या को लिखा जा सकता है। दुनिया में कोई और संख्या लिखना हो, अंक आपके पास 10 ही रहेगा, उसी को इधर उधर करके लिख सकते हैं। ठीक ना, अनंत से 1 से लेके कहाँ तक, अनंत तक की संख्या लिखेंगे, प्रयोग किसको करेंगे, 0 से लेकर के 9 तक को। ठीक, हर एक अंक को संख्या कह सकते हैं। ये बात बड़ा सा तो एक नोट पॉइंट में सोच लेना, कोई भी अंक है वो संख्या भी है। अगर 9 अंक कहलाएगा तो 9 संख्या भी है, मगर 15 संख्या है, मगर 15 अंक, ठीक ना, 15 अंक नहीं है। अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना अंक, 10 अंक। ठीक, बात समझ में आया इतना। चलिए, तो इसमें कितना अंक होता है, 10 अंक होता है। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इसको द्विआधारी संख्या पद्धति इसको कहते हैं। ठीक, द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 अंक, 0 और क्या, इसको कंप्यूटर का भाषा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर जो आपका काम चलता है ना, तो कंप्यूटर इसी बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही वर्क करता है। आप लोग जूनियर क्लास में, इससे लोअर क्लास में पढ़े होंगे, तो आपको कंप्यूटर का बुक चलता था, वहाँ पे बाइनरी नंबर आपको मिला होगा पढ़ने के लिए। ठीक ना, तो दशमलव संख्या पद्धति में से दशमलव संख्या जो है उसको द्विआधारी संख्या में बदला जा सकता है। 1 2 एग्जाम्पल बदल के दिखा देते हैं अभी आपको। ठीक ना, जैसे देखिए दिया हुआ है, हम बोलेंगे 41 को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलें। 41 को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदले। ठीक, क्या दिया है आपको, 41 दिया है। तो देखिए द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार होता है कितना, 2। द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार कितना होता है, याद रखना इसको। ठीक ना, द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार कितना, द्विआधारी में बेस कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। ठीक, और दशमलव संख्या पद्धति में बेस कितना, दशमलव संख्या पद्धति में बेस होता है कितना इसका, 10 होता है। चलिए अब देखिए, जब दशमलव संख्या पद्धति को बदलना किसमें है, द्विआधारी संख्या पद्धति में। किसे बदलना है, द्विआधारी संख्या पद्धति में। भाग कितना से देंगे आप, 2 से। कितना से देंगे, 2 से। कितना बार में लगेगा, 20 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, और जो रिमाइंडर आएगा उसको बगल में लिख देना है। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। फिर इसको कितना से भाग देंगे, 10 बार में। रिमाइंडर कितना आएगा, फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार में, 5 बार। रिमाइंडर कितना आएगा, फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार में, 2 बार में। रिमाइंडर कितना, फिर 2 से 1 बार में। रिमाइंडर कितना, 0। जो शेष बचेगा उसको बगल में लिखते चल जाना है। ठीक, देखिए पहले 20 से भाग दिए ना, तब 20 से 20 दूना 40, शेष कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा ना। शेष कितना मिलेगा, 1। तो शेष को उसके बगल में लिख देना है। ठीक, और फिर 2 से 10 बार में कटेगा,
तो शेष जीरो ना मिल जाएगा जी। शेष कितना मिलेगा यहाँ पे? जीरो। फिर 5 से कटेगा, शेष कितना मिल जाएगा? अब यहाँ पे शेष कितना? शेष कितना? 1 नहीं ना कट रहा है, 1 शेष बच रहा है ना। फिर 2 1 कम 2, पूरा पूरा कट गया, शेष कितना मिलेगा? और नीचे से इस नंबर को लिखना है 1, फिर कितना? 0, फिर कितना? फिर कितना? फिर कितना? 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0। आधार कितना? ये क्या लिखा हुआ है? 41 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 41। कौन सा पत्ती में? द्विआधारी संख्या पत्ती में। इसको चेक करना है, सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है ना। चेक कर सकते हैं आप। देखिए 1 है ना, 1 इंटू 2 का पावर कितना? 2 का पावर कितना हो जाएगा? के गो अंक इधर है? 2 2 4 5 ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? अब प्लस 0 प्लस कितना? गुना 0 गुना 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4। अब प्लस 1 प्लस कितना? 1 गुना 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3। जे को अंक उतना पावर, इसके बाद के अंक 3 अंक, तो पावर कितना? 3 प्लस फिर कितना? 0 प्लस फिर कितना? 0 0 हो जाएगा तो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। फिर लास्ट में फिर कितना? प्लस 1 है, प्लस 1 गुना 2 का पावर कितना हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद कोई अंक 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। 2 का पावर 5 कितना? 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा ये। और 2 का पावर 3 कितना? 8 है, फिर कितना? 0 फिर कितना? और 2 का पावर 0 कितना? तब 32 और 40, 40 है कितना? देखिए सही लिखा हुआ है ये। तो द्विआधारी संख्या पत्ती को दशमलव संख्या पत्ती में बदलने सीख गए, ठीक। और दशमलव संख्या पत्ती को द्विआधारी संख्या पत्ती में बदलने सीख गए, ठीक। इतना ही आपको सफिशिएंट है, इतना तो सीखना भी नहीं था, ठीक ना। मगर ये चीज बता दी आपको, दशमलव संख्या पत्ती को द्विआधारी संख्या पत्ती में कैसे बदलेंगे और दशमलव द्विआधारी संख्या पत्ती को दशमलव संख्या पत्ती में कैसे बदलेंगे, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इस ग्राफ को आप समझ जाइएगा ना, इस ग्राफ को समझ जाइएगा तो बहुत सा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सा चीज ऐसे भी कह सकते हैं सारा गेम इसी पे है ना। सारा गेम इस पे आपको समझ में आ गया तो फिर आपको नंबर सिस्टम का आप मान के चलोगे 50% काम खत्म हो गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखे हम संख्याएं। क्या लिखे हैं हम? संख्याएं, ठीक ना। संख्या ना लिख के यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समिश्र संख्या। क्या लिख रहे हैं? समिश्र संख्या। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम समिश्र संख्या, ठीक। यहाँ समिश्र संख्या, इधर वास्तविक संख्या लिखे, इधर अवास्तविक संख्या लिख दिए। क्या लिख दिए? ठीक। तो अब देखिए सब जो जितना भी अभी तक संख्या का खोज हो गया है, अभी तक जितना संख्या खोजो सारा संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? समिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सारा संख्या समिश्र संख्या के अंदर में आएगा। मतलब समझ में आया ना, ठीक। क्या समझ में आया? दादा के नाम जानते हो? दादा के नाम पहले ना, दादा के नाम जानते हैं ना। दादा के 4 गो बेटा, बेटा का ही बेटा, बेटा का ही बेटा, ठीक। और कहीं जाता है पोता लोग तो क्या बोलता है कि फलाना का वंशज है सब, ठीक। अगर फलाना का नाम लिया जाए तो सब उसी में इंक्लूडेड हो जाएगा, है ना। वही चीज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर सब है। सम संख्या भी एक समिश्र संख्या है, विषम संख्या भी एक समिश्र संख्या है, ठीक। अब समिश्र संख्या का 2 भाग, वास्तविक संख्या और क्या? अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और क्या? अवास्तविक अलग और वास्तविक अलग, ठीक। देखिए लिखा हुआ है वास्तविक संख्या 2 5 3/2 -1/2 और √2। यहाँ पे हमने देखा कि इस वास्तविक संख्या में सारा संख्या इंक्लूड है, दशमलव वाला भी, बटा वाला भी, माइनस वाला भी और रूट वाला भी, है ना, ठीक। सारा संख्या इंक्लूड है। इसमें सारा संख्या इंक्लूड है ना कि नहीं इंक्लूड है। मगर अवास्तविक संख्या में आपका बोलेगा सर अवास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को, माइनस में जब कोई संख्या रहेगा उसके वर्गमूल को अवास्तविक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को क्या कहते हैं हम लोग? अवास्तविक संख्या, या इसी को काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या भी इसी को कहा जाता है। बात समझ में आया यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ इसी समझ में आप देखिए वास्तविक संख्या का भी 2 भाग, पूर्णांक और क्या। पहले इसको समझो, परिमेय और अपरिमेय, ठीक ना। वास्तविक संख्या 2 भाग कौन कौन? परिमेय और अपरिमेय, ठीक। तो परिमेय किसको बोलेंगे? जो p/q के रूप में हो। जो किसके रूप में हो? q के रूप में, q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या ही परिमेय संख्या होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ठीक। अब परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल जाएगा तब क्या कहलाएगा वो?
वास्तविक संख्या, और अकेले परिमेय संख्या तभी वास्तविक संख्या, अकेले अपरिमेय संख्या तभी वास्तविक संख्या। और आपसे पूछेगा √2 वास्तविक है कि नहीं है ना? √2 अपरिमेय संख्या है मगर वास्तविक संख्या भी है, ठीक। और बोलेगा 3/2 वास्तविक संख्या है, नहीं है ना जी? ये कौन संख्या, परिमेय संख्या है कि नहीं है? जब ये परिमेय संख्या है तो ये वास्तविक संख्या भी तो है, ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या ही ना वास्तविक संख्या है, ठीक। अपरिमेय संख्या ही ना वास्तविक संख्या है। ग्राफ को समझिए अच्छा से पहले, ठीक ना। उसके बाद हम क्या बोले, परिमेय संख्या का 2 भाग, पूर्णांक और क्या भिन्न, पूर्णांक और क्या भिन्न। अब बोलिए पूर्णांक पूर्णांक किसको, पूर्णांक का कितना भाग, 3 भाग, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और एक पूर्णांक मतलब पूरा अंक। पूर्णांक मतलब क्या, पूरा अंक। दशमलव में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस में होगा मगर दशमलव में, बट्टा में नहीं, पूरा अंक। -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या कहलाएगा आपको, पूर्णांक। तो जो माइनस में रहेगा पूरा अंक तो ऋणात्मक पूर्णांक, आप प्लस में रहेगा तो धनात्मक पूर्णांक, और 0 तो है ही शून्य पूर्णांक, है ना। उसके बाद यहाँ हम लोग फ्रैक्शन पढ़े, तो फ्रैक्शन का 4 प्रकार, ठीक ना, पढ़े होंगे भी, जूनियर क्लास में पढ़ना है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित जो होता है ना, मिक्स फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक, ये पढ़ना था आपको ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अंश छोटा हो हर से, अंश छोटा हो हर से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये ऊपर वाला को अंश बोलते हैं ना बाबू, नीचे वाला क्या बोलते हैं, अंश छोटा है हर से तो प्रॉपर उचित, ठीक ना। और अंश बड़ा है हर से तो इम्प्रॉपर, इसको हम लोग मिक्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बात समझा यहाँ तक, ठीक। अब देखिए पूर्णांक जो है ना, तो धनात्मक पूर्णांक का ही प्रकार है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बात समझ में आया यहाँ तक। अब सबका डिफिनेशन इंडिविजुअल अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक ना। अब ऐसे भी समझ लेना, एक पॉइंट बता रहे हैं, ये बड़का घर, ठीक ना, ये बड़का घर ही हो गया सम्मिश्र संख्या का, किसका, सम्मिश्र संख्या का। आ सम्मिश्र संख्या के अंदर में ही 2 गो घर, एगो बड़ा घर ये वास्तविक संख्या का, ठीक ना, आई हो जाएगा अलग काल्पनिक संख्या। आ वास्तविक संख्या में भी 2 गो घर, एक परिमेय का और एक अपरिमेय का, ठीक। अब परिमेय संख्या में बहुत सा घर, पूर्णांक का और भिन्न का, इसी में फिर सम संख्या, विषम संख्या सब इसी में आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया ना, ठीक। तब बात समझ में आया। अब हम बोलेंगे कि क्या अपरिमेय संख्या एक सम्मिश्र संख्या है ना, ठीक। सम संख्या सम्मिश्र संख्या है, सम संख्या वास्तविक संख्या है, तो सम संख्या वास्तविक संख्या है। ये सब यहाँ से इस ग्राफ से आपको समझ में आना चाहिए। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है ना, ठीक। ऑब्जेक्टिव सब यही से आपको क्लियर होगा बाबू। पूर्णांक भी वास्तविक है, पूर्णांक काल्पनिक संख्या होता है नहीं ना, क्योंकि पूर्णांक अलग है, काल्पनिक अलग है। देखो डायग्राम, पूर्णांक अलग है और काल्पनिक अलग है, तो काल्पनिक संख्या पूर्णांक नहीं होगा, नहीं ना होगा, ठीक। ठीक, बात समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए, दिया हुआ है, कट गया पेज हो, आ गया। देखिए दिया, सबसे पहले क्या दिया, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, जो गिनती की संख्या में है। ऐसे भी कह सकते, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। लिखा है ना, वे संख्याएं जिससे वस्तुओं की संख्या गिनी जाती है वो क्या कहलाता है, ठीक। इसके समूच को किससे सूचित करते हैं, एन से। एन बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, कहां तक, अनंत तक, ठीक ना। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि हम संख्या 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं। बोले सर शून्य प्राकृतिक संख्या है, तो गिनती कहां से गिनना स्टार्ट करते हैं आप, 1 से। तो शून्य प्राकृतिक संख्या कैसे होगा, नहीं ना होगा, ठीक। अब बोलेंगे सबसे प्रातः याद हो गया, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1। और सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है आपका, धनात्मक होता है, ठीक। प्राकृतिक संख्या में जब 0 को शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर दिया जाए तो क्या कहलाता है, वो पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। बात समझ में आया, हाँ।
पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं? किससे? W से। W बराबर 0 1 2 3 4 5 कहां तक? अनंत तक। ठीक, चलिए देखिए अगला दिया हुआ है आपको पूर्णांक संख्या। क्या दिया हुआ है? तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्या और शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक। जैसे देखो ऋणात्मक संख्या है ना इधर, ठीक, इधर धनात्मक संख्या है, बीच में शून्य है, तो ये क्या कहलाएगा आपको? पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक कितना प्रकार का? धन पूर्णांक और धन पूर्णांक किसको बोलेंगे? जो प्लस वाला है। ऋण पूर्णांक किसको बोलेंगे? जो माइनस वाला है। ठीक ना? चलिए अगला देखिए दिया हुआ है फिर आपको, अगला दिया है सम संख्या। क्या दिया है? ये चीज इसको याद रखना, शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक ना? शून्य ना ही धन पूर्णांक है ना ही क्या है। उसके बाद दिया है सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? जो से तुरंत विभाजित हो जाता है क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। ठीक ना? जैसे 2 4 6 8 10 12 इस टाइप का। ठीक ना? जो 2 से विभाजित नहीं होता वो क्या कहलाता है? 1 3 5 7 9 11 जो भी है, प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 1 3 5 7 9 होता है। पहचानने का तरीका, सम संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा, विषम संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 होगा। उसके बाद अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या दिया हुआ है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो एक और स्वयं से कटता हो। ठीक, तो ये बताओ एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य है? अभाज्य है कि भाज्य है? एक से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। ठीक, ये तो है ही है। तो याद रखना कि वैसा संख्या जो दो ही संख्या से जो कम से कम 2 संख्या से विभाजित होता है। जो कम से कम कितना संख्या से? तो एक देखो, एक खाली एक ही संख्या से विभाजित हो रहा है तो भाज्य है? अभाज्य है? ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। इस एक को विशिष्ट पूर्णांक कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ठीक, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 2 के बाद 5 7 11 13। ठीक, अब वो एक नोट पॉइंट में लिखा हुआ है केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ठीक, अगला देखिए दिया हुआ है अभाज्य संख्या। तो वे संख्या जिसका एक और स्वयं का अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। ठीक, उसको क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। देखो 4, तो 4 में 1 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, 4 से लग रहा है, 3 गुणनखंड इसका है। ठीक, एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही क्या है? अभाज्य संख्या। अभी ना बताएं, एक को विशिष्ट पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अब देखो भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकता है। सम संख्या भी भाज्य हो सकता है और विषम संख्या भी भाज्य हो सकता है। और उसके बाद सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? ऐसा 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे 2 3 5 9 16 21 25 को क्या करेंगे हम लोग? सहभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सहभाज्य संख्या बोलेंगे। सहभाज्य संख्या बोलेंगे। बात यहां तक समझ में आया? उसके बाद दिया है परिमेय संख्या। ठीक, 7 चीज बता दिया। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो P बाई क्यू के रूप में लिखा गया हो। P बाई क्यू के रूप में लिखा गया क्या कहलाएगा? Q नॉट इक्वल टू जैसे 3/4 5/6 है ना आपकी परिमेय संख्या। ठीक, उसके बाद दिया है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है 4 या कहीं लिखा हुआ है -3 तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं, इसको -3/1 लिख सकते हैं। तो पूर्णांक परिमेय संख्या है कि नहीं है? है ना? ठीक, उसके बाद लिखा हुआ अपरिमेय संख्या जिसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, क्या कहलाएगा? वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए उसके बाद आएगा वास्तविक संख्या। उसके बाद क्या आएगा? देखिए लिखा हुआ है पाई एक अपरिमेय संख्या क्योंकि 22/7 पाई का यथार्थ मान नहीं है। निश्चित मान पाई का नहीं ना 22/7 है। ठीक, यह इसका सन्निकट मान है। धनात्मक परिमेय संख्या प्लस वाला अंश और हर दोनों प्लस में रहेगा धनात्मक, और अंश या हर में से कोई एक माइनस में रहेगा तो ऋणात्मक। लिखा ऋणात्मक धनात्मक ना। उसके बाद वास्तविक संख्या। क्या लिखा हुआ है? वास्तविक संख्या वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है क्या कहलाएगा? वास्तविक नहीं है क्या कहलाएगा? ऐसा भी लिख सकते हैं ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं तक आज। अब अगला क्लास से फिर इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक।